आज की जो हमारे पॉइंट्स है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, जिसपे हम बातें रखेंगे आपके बीच, उसमें सबसे पहले कि आज जो डिसमिसल ऑफ PIL वाइट हैज बीन डिसमिस्ड बाय ऑनरेबल दत्ता साहब। और दूसरा जो रहेगा कि जो हमारी लिस्टिंग के लिए रिव्यू पिटिशंस, ऑल द 44 पिटिशन दैट हैज बीन फाइल्ड सो फॉर, व्हाट इज द टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फॉर ऑल दैट रिव्यू पिटिशंस, वी विल डिस्कस आल्सो अबाउट दैट, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि वो डिफेक्ट्स जो हैं, जो शो हो रहे हैं, वो किस तरीके से इस लिस्टिंग को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे, या उसकी क्या प्रोक्योरमेंट बनते हैं, उस पर भी हम बात रखेंगे। और हम ये भी बात रखेंगे कि आपको क्यों इत्मीनान से रहना चाहिए, आपको बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ अनिल, कुछ क्या, हाँ बोलिए, मैं कुछ कहूं, क्या कह रहे हैं आप, बताइए, आपका स्वागत है। नहीं टेंशन मत रखिए, कोई टेंशन की बात, राकेश पाल जी, शालिनी जी, टेंशन मत रखिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। नथिंग हैज हैपेंड नेगेटिव विथ एनी ऑफ अस, कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नेगेटिव ऐसा नहीं हुआ है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं पॉइंट्स पे कि पहले तो हम बात करेंगे PIL की। आज 10:55 पे क्या हुआ, जैसा कि बताया भी गया था कि आज एक PIL की सुनवाई, पहले तो ये हुआ कि रिव्यू पिटिशन की सुनवाई 10 अप्रैल को इनिशिएट, पर ऐसा नहीं है। आज कोर्ट नंबर 8 में आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 के रूप में डायरी नंबर 60024/2025 एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये था लिस्टिंग के लिए माननीय दीपांकर दत्ता जी के ही बेंच में। जैसे 10:55 पे ये PIL पुटअप हुआ, एज वी हैव ऑलरेडी have made our assumption that it would surely disposed of, it would surely be dismissed by the court at the very first sight he would made। पहली नजर में वो इसको डिसमिस कर देंगे, फिर भी ठीक है। लेकिन आप ये बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होते हैं। कोर्ट में हर चीज के एक प्रोसीजरल स्टेज होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, कभी भी आप PIL के क्राइटेरिया पे जाइए, तो PIL कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के काउंटर में नहीं दाखिल होता है। इट इज हैविंग ए नेचर ऑफ फ्रेश एंट्री। ये फ्रेश एंट्री होती है केस में PIL, जहां पर क्या होता है, कोई सोशल इश्यू होता है, कोई बहुत ही समाज में जो निर्बल है, जिसके लिए वो पोस्ट कार्ड पे भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। ये भी सुविधा माननीय कोर्ट में दी गई है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात, अगर आप कोई फ्रेश, कोई जनहित से जुड़े मामले में, या कोई पर्यावरण से जुड़े मामले में, या किसी गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के अधिकारों, मौलिक अधिकारों के मामले में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के विषय पर, तब मौलिक अधिकारों का रक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट कार्ड के माध्यम से दाखिल करते हैं, और प्रोसीजर भी होता है। लेकिन कहने का मतलब ये, एक बंदा फोन मत करिए, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अभी जो जुडिशियल प्रोक्योरमेंट है, देयर इज नो एनी स्पेस। कि कौन फोन कर रहा है बार बार, कहने का मतलब ये है कि इस रिव्यू में, अब जब ये ऑर्डर आ गया है कि उसमें ये एक जुडिशियल प्रोक्योरमेंट एक वर्ड होता है। जुडिशियल प्रोक्योरमेंट ये होता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है, तो उसके बाद हमारे पास काउंटर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसी को जुडिशियल प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो आफ्टर गिविंग द डबल बेंच ऑर्डर by all the teacher to mandate that for the TET mandation within 2 years by the Honorable Datta Sahab, we have only the option of going to file the review petition। आप ये जानते हैं कि रिव्यू पिटिशन भी इस मामले में एक विकल्प है। आप 17 नवंबर को भी एक संगठन के द्वारा देखे थे कि एक फ्रेश रिट पिटिशन दाखिल हुई थी। उस फ्रेश पिटिशन को लेकर क्या हुआ, उसको तुरंत सिरे से खारिज कर दिया गया। आज भी वही हुआ जो हम लोगों को उम्मीद थी, यही होगा। उन्होंने पहले जैसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये PIL का यहाँ पर कोई विधिक रेलिवेंट ही नहीं बनता यहाँ पे कि कोई PIL जो है दाखिल हो। हमने जब ऑर्डर दे दिया कि आपको इतना भी नहीं पता है कि जब ऑर्डर के खिलाफ क्या कभी PIL दाखिल होता है, तो उन्होंने कहा काउंसिल से रिलेटिव, तो उन्होंने कहा कि सर इसको टैग कर लीजिए। कह नहीं, टैग के लिए इसमें कोई जगह नहीं, आपको जो भी आना है यू हैव टू फॉलो
मोड ऑफ रिव्यू पिटिशन, आपको रिव्यू पिटिशन के माध्यम से आना पड़ेगा। तो हम जान भी रहे थे और वही हुआ। तो कहने का मतलब है जो भी शिक्षक संगठन है या जो भी हमारे प्रभावित पक्ष है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, उनसे एक गुजारिश है कि इट इज नॉट समथिंग टू गो ट्रायल एंड एरर। ये ट्रायल और एरर की जगह नहीं है सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज नॉट समवॉट प्लेस यू कैन गो एंड हैव योर ट्रायल एंड एरर ऑप्शन। ये ट्रायल एंड एरर का ऑप्शन नहीं है। केस की मेरिट इससे डिस्टर्ब होती है, केस के सेंटीमेंट डिस्टर्ब होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 स्टेट्स भी गए हैं उनके भी एडवोकेट, आर्टिकल 165 में दिया गया है कि सभी स्टेट्स को महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। उनकी योग्यता उच्च न्यायालय के जो राज्य उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश के बराबर उनकी योग्यता होती है। तो उसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है हर राज्यों में, जो उन राज्यों में विधिक परामर्श देते हैं। आप बताइए कि 8 स्टेट्स के रिव्यू पिटिशन आए हैं, उनके महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल एजी जो कहते हैं, उन्होंने क्या राय दिया? उन्होंने राय दिया, दे हैव गिवन द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू फाइल द रिव्यू पिटिशन फॉर द काउंटर ऑफ दिस जजमेंट मेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटिशन इज ओनली द सिंगल मोड, देन वी कैन परस्यू आवर एडॉप्टेबल डिसीजन जजमेंट। तो जब 8 स्टेट के महाधिवक्ता इस विषय पे कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि इस पे जब रिव्यू पिटिशन है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रिजल्ट के उसके ये किस तरीके से जो है कि फ्रेश रीट में आ जा रहे हैं, पीआईएल में आ जा रहे हैं, जहां पर 25 लाख शिक्षकों की नौकरी का मसला है जो इस इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है, और उसमें आप इतने कैजुअल आ रहे हैं। ये वास्तव में, अभी आपको बताऊं कि एक मसला था रूपा अशोक कुर्रे, उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30, नो एनी पीआई कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 उसने कहा है कि नो एनी पीआई कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड एनी जजमेंट मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन एनी मैटर। मतलब कहने का है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी फैसले के प्रत्युत्तर काउंटर में पीआईएल की कोई विधिक प्रासंगिकता ही नहीं बनती है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये चरण नहीं होते, ये क्रमबद्ध चरण नहीं होते, ये विधिक उपादानों के चरण नहीं होते, तो देयर इज नो एनी एंड ऑफ लिटिगेशन। तो लिटिगेशन जो भी है, जो भी प्रीवैलेंट लिटिगेशन चलते हैं कोर्ट्स में, तो उनके तो कोई एंड ही नहीं है। वो तो हमेशा आप डिसीजन दिए, हम फिर रीड करेंगे, फिर डिसीजन दिए तो फिर रीड करेंगे रीड। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे इस तरह से कैजुअल लोग आ जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा वो लगता है कि इतने बड़े मसले पर, और मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये मसला पूरे भारत के शिक्षकों का है। दिस इज नॉट अ सिंगल मैटर ऑफ एनी टीचर, नॉट ए मैटर ऑफ ए टीचर एसोसिएटेड विथ वन स्टेट, इट्स a matter of teacher who is residing all across the India. It's a matter of 2.5 million teacher across the India who has been affected by this order. ये एक दो राज्य का नहीं, 28 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों का मामला है। इसको आप किस तरह से कैजुअल ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, कहने का मतलब रिव्यू पिटिशन है, रिव्यू पिटिशन में तो क्यूरेटिव पिटिशन है, ये सारे ऑप्शन है। तो आप क्यों फ्रेश रीड के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से इस मसले को, इस केस के सेंटिमेंट्स को, इस केस के मेरिट को, क्या होता है कि जो जज साहब है वो थोड़ा सा टीज होते हैं, इरिटेट होते हैं। बात समझिए, जो चीजें नहीं है प्रोसीजर में, अगर वो चीजों को आप ले जाएंगे तो कोई भी रहेगा, वो तो माननीय जज है, कोई भी रहेगा तो वो कहेगा कि यू आर नॉट हैविंग द बेसिक अप्रोचेस that has been mandated by the honorable court, that what is the real procedure, what is the standard procedure that you ought to go to encounter by the order given by honorable court। क्या आपको नहीं पता है कि इसके आगे के प्रोसीजर स्टेट्स क्या है? कोर्ट तो वास्तव में वो इरिटेट होगा, जाहिर सी बात है। अब वो हुआ भी, उन्होंने झला के कहा मानी जज साहब ने कि क्या पीआईएल का, इसका तो कोई देयर इज नो एनी लीगल एंड लेजिटिमेट ग्राउंड ऑफ hearing any type of this PIL regarding this matter. I have already given my judgment on 1st September 2025 in the matter of अंजुमन तालीम। तो अब कोई तो इसका ग्राउंड बनता ही नहीं। तो किस तरीके से, तो कहने का मतलब है, हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी हमारे साथी हैं शिक्षक संगठन के, चाहे भाई हैं जो प्रभावित हैं, हम ये लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप भी अगर आइए तो उसकी तैयारी करके रिव्यू में आइए। 8 स्टेट्स आए हैं, रिव्यू में ही आए हैं। किसी भी तरीके के लिए कोई ये सुप्रीम कोर्ट को प्रयोगशाला मत बनाइए, और जब भी आइए
तो एक तैयारी के साथ आइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो लीगल एक्सपर्टाइज है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जो हमारे मैटर्स है, जो हमारे काउंटर्स की प्रेयर है, वो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे। हमने बहुत स्टेट्स में ऐसी ऐसी मदद की है। लीगल टीम कोई एक पॉलिटिकल मोटिव लेके नहीं बनाई गई है। लीगल टीम का यह है कि वी आर इंश्योरिंग दैट एवरी सिंगल टीचर ऑफ एनी स्टेट वुड हैव देयर जॉब इंटेक्ट एंड सिक्योर्ड एट एनी कॉस्ट। हम चाहते हैं कि देश के प्रदेश के सभी शिक्षकों की नौकरी किसी भी कीमत पर बची रहे, एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू मेंटेन आवर वर्ड्स। तो हम इसके लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। हमने कश्मीर में भी मदद के लिए हम तैयार हैं। अभी प्रीतम जी से हमने मेरी बात हुई है, क्योंकि वहां आर्टिकल 370 का मैटर है, जहां पर जो है कि आरटी एक्ट जो है वो वास्तव में 31 अक्टूबर 2019 के बाद वो थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है। वहां पर 31 अगस्त 2019 को वहां पर जो है वो यूनियन टेरिटरी हुआ, ठीक है। तो वहां पर वो अलग मसला है। हम दिल्ली के साथ भी हैं, हम और भी स्टेट्स के जो भी लोग हम कहते हैं तो उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, आई एम हैविंग ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट for the next time, please do not go with any type of writ or PIL before the court to counter this order given by the honorable court. किसी PIL या प्रेस रीट के माध्यम से आप मत जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है ना। कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल श्योर है सर। आई एम डेडली कंफर्म अबाउट दैट। क्यों नहीं श्योर होंगे? और आपको बता दूं, मैं थर्ड पार्टी एश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। आई माई सेल्फ हैव गिवन द टोटल ब्रीफ ऑफ द केस टू द प्रेस्टिजियस काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी जी, एज वेल एज द फॉर्मर अटॉर्नी 14th फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर मुकुल रोहतगी। माई सेल्फ इज गिवन, मैंने किया है ब्रीफ। आपको मैं बता भी देता हूं, जब कोई भी फेस वैल्यू के काउंसल्स होते हैं तो वो कोई भी केस बिना क्लेमिंग ग्राउंड के नहीं लेते हैं। ये आपको बताना चाहूंगा। दे वुड नॉट टेक अप एनी टाइप ऑफ केस विच इज एक्चुअली नॉट हैविंग क्लेमिंग ग्राउंड। अगर क्लेमिंग ग्राउंड नहीं है तो नहीं लेते। मैंने कहा था, मैंने बताया था, जब सारी बात हुई थी तो बात हुई थी उस समय जब बैठा गया तो सिंघवी साहब से जब बात हुई, सिंघवी साहब ने यही कहा। सारी बात हुई, एनेक्सर की बात हुई, और जो उन्होंने कहा कि टेट मेंशन, तो उन्होंने यही कहा, this is the first time, this is the matter of in the judicial history that no any notice has been issued to the affected one. Not any parts has been maintained by the affected one in this all the procedure that has been done in this last 6 years. कहने का मतलब है कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी अपने पार्ट्स रखने के लिए मौका नहीं दिया गया, तो ये तो गलत हुआ है। इसमें हमारे पार्ट्स सुनने चाहिए। हमारे जो भी पार्ट्स है उसको आपको सुनना पड़ेगा। मुकुल रोहतगी जी के सामने भी जब बात हुई तो यही सारी बात है। उसे यही कहा गया सर, एक्चुअली दिस वाज नॉट द प्राइमरी मैटर, एक्चुअली इट वाज कल्टिवेटेड बाय द प्राइमरी केस दैट वाज रिलेटेड टू द धवन वर्सेस तमिलनाडु। वो एक टीचर थे तमिलनाडु माइनॉरिटी स्कूल में, जो फिर टेट की अनिवार्यता से छूट चाह रहे थे प्रमोशन के बाद, और वो मसले में बाद में फिर तमिलनाडु हाई कोर्ट से फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और वो किस तरीके से कल्टीवेट होके प्रमोशन में प्रमोशन में टेट की अनिवार्यता थी, और बाद में किस तरह से सेवा में अनिवार्यता के विषय पे आ गया, और माइनॉरिटी स्कूल का मैटर था, आर्टिकल 30 का मैटर था। तो कहने का मतलब है जो पक्ष प्रभावित हुआ है उसको भी तो सुनना चाहिए। और ये टेट मैंडेशन जो है ये प्रमोशन के लिए था। तो रोहतगी साहब से भी जब बात हुई तो रोहतगी साहब मैंने कहा एक्चुअली इट वाज द प्राइमरी मैटर दैट वाज ओनली रिलेटेड टू द mandation in the tet mandation in the promotion. Why it has been deviated and cultivated to propose a form of that the tet mandation has been applied for the survival of the service. Survival service के लिए किस तरीके से आ गया, और अगर आता भी है तो आरटी एक्ट इनेक्टमेंट के प्रायर नहीं आना चाहिए, है ना। वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रॉकेट साइंस थ्योरी बिफोर द कोर्ट। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं ले जा रहे हैं वहां पर कोर्ट में। आपको बताना चाहूंगा, आपके हमारे सबके मोबाइल में एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के वो जो 23 एक जो पैरा 5 है ना, 23(1) में कहा गया है ना कि टेट एक न्यूनतम आता है, उसी के पैरा 5 में कहा गया है कि ऑल द एडवर्टीजमेंट दैट हैज बीन डन बिफोर दिस नोटिफिकेशन वुड बी प्रिज्यूम्ड। जो भी नोटिफिकेशन मतलब विज्ञापन इसके पहले हो चुके हैं, और फिर 29/7/2011 जो अमेंडेड फॉर्म आया उसके उत्तर प्रदेश में
उसके पहले जो भी भर्तियां चल रही हैं वो यथावत चलेंगी। 23 अगस्त के 2010 में वो नोटिफिकेशन आता है, पैरा 5 में छूट देने की बात है, और वही फिर संशोधित रूप आता है 29/7/2011 को, जिसके पैरा 5 में साफ कहा गया जो भी विज्ञापन इसके पहले हो चुके हैं उनकी भर्ती प्रक्रियाओं पर ये जो अधिसूचना, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, नहीं, रिव्यू लिस्टेड नहीं हुआ है, रिव्यू लिस्टेड नहीं हुआ है, पीआईएल खारिज हुई है। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, आज की जो सबसे बड़ी खबर है मैं उसी पे आ रहा हूं। आई एम गिविंग सम टाइम, है ना, कुछ अच्छी बातों के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इसके बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि ये पीआईएल जो ये अप्रोचेस थे वो केस को थोड़ा बहुत, जो कहते हैं ना, हल्की फुल्की एक वो दे रहे हैं, थोड़ा सा मतलब एक हर्ट कर रहे हैं, इसको होता है ना कांटा चुभना, एक हर्ट कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी आप लोग मत समझिए कि आपके रिव्यू में लेके उसके मेरिट पे कोई प्रभाव पड़ा है। रिव्यू बिल्कुल एक अलग मोड का एक अलग मॉड्यूल है, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये लोग जो प्रयोगवाद के सिलसिले में गए हैं, जो नहीं जाना चाहिए था उस पर असर पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सारे वर्डिक्ट्स हैं इस पर साफ है कि आपको अगर डबल बेंच का ऑर्डर है तो आपको रिव्यू में ही आपके पास जो विधिक उपादानों के तरीके हैं उसी हिसाब से जाना चाहिए, है ना। उसके अलावा आपको जो तरीके हैं उनका उनका ही पालन करना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप लोग को एश्योर रहना चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने खुद सिंघवी साहब से बात की है, मैंने खुद मुकुल रोहतगी जी से बात की है, और केस को ब्रीफ किया है, ओआर के साथ ब्रीफ किया है। मैं थर्ड पार्टी एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं कि तीसरा आदमी जो है, जैसे आप डॉक्टर को कोई मरीज कोई कह दे कि मुझे दिक्कत है, वो आदमी डॉक्टर को बताए, और डायरेक्ट आप डॉक्टर को बताए कि मुझे दिक्कत है। तो उस तरीके से मैंने खुद जो है सिंघवी साहब से, रोहतगी साहब से इस केस के मैटर पे पूरा वेल एलॉबरेटेड ब्रीफिंग की है आधे घंटे तक, और उन्होंने केस को समझा है। उनके पास थोड़ी सी प्रीफेसिंग भी इस केस के बारे में थी, तो उन्होंने केस को टेकअप किया है। तो जाहिर सी बात, अब देखिए यहीं पर अंतर आता है, वो इतने बड़े प्रेस्टिजियस प्रीमियम काउंसिल हैं, अगर वो केस को लिए हैं तो वो भी तो कह सकते थे कि रीड करना चाहिए, है ना, वो भी कह सकते थे ना कि इसमें पीआईएल दाखिल करना चाहिए। लेकिन वो जान रहे हैं कि केस की मेरिट में, केस की जो प्रोसीजर है उसमें हमारे पास रिव्यू ही है। तो इसीलिए बड़े वकील, लीगल टीम जो आपकी लड़ाई लड़ रही है, वाई यू ऑल शुड हैव रिले ऑन लीगल टीम, आपको क्यों विश्वास रखना चाहिए, यही सब कि अगर आप लीगल काम कर रहे हैं तो आपका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, आपके अप्रोचेस बिल्कुल जो है कि डोमिनेंट और कंप्लीट होने चाहिए, जिसपे पूरे भारत के लोग अगर विश्वास किए हैं तो आपको उस विश्वास के पैमाने पे खरा भी उतरना पड़ेगा। हमने कोई समझौता नहीं किया, वी हैड नॉट कंप्रोमाइज एट एनी रेट। हमने जो बेस्ट लॉयर है देश के, जो टॉप 2 लॉयर हैं, हम 3 की बात भी कर रहे हैं, वो भी हम करने वाले हैं, है ना। अभी थोड़ी सी लड़ाई चली गई ईरान इजराइल की, नहीं तो हम भी अप्रोच कर रहे थे एक तीसरे काउंसिल से, अब नाम नहीं बताऊंगा, हम उसके लिए भी अप्रोच करने वाले थे, भले उसके लिए हमको अब्रॉड ही अप्रोच करना पड़ता है। अब्रॉड भी अप्रोच करते, वो अब्रॉड रहते हैं, तो वो भी हम अप्रोच कर रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा वॉर सिचुएशन है, जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। नहीं तो लीगल टीम आपकी अब्रॉड में जो वकील साहब है उनको भी हायर करने के लिए पूरे प्रयास में है। हमारे वहां पे जो है कि सिस्टम हमारे डेवलप हो चुके हैं कि किस तरीके से उनको भी इस केस में हायर करना है। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और थोड़ा सा वो अभी एक्टिव नहीं, वो वकील साहब थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, जिस वजह से हम उनको ऑफिशियली हायर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं, उसमें हमारी मदद हो रही है। लेकिन जो ये दोनों काउंसिल्स भी हैं, सिंबल सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी, ये देश के टॉप काउंसिल्स हैं, है ना। यू शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डाउट अपॉन देयर स्किल्स, देयर जुडिशियल स्किल, दे आर एक्चुअली द आइकॉन, है ना, वो एक आइकॉन है इस काउंसिल्स के, जो आज फेस वैल्यू उसमें एक आइकॉन की तरह है। तो कहने का मतलब है कि आपके एनसीटी में ही सेवा सुरक्षा की बात कही गई। हमारी जो प्रेयर है, अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा 9 बजे कहा था, लेकिन थोड़ा सा हो नहीं पाया टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत से। उसमें मैं यही बताता कि आपकी नौकरी किस तरीके, बहुत सारे प्रेयर से काउंटर्स पॉइंट्स है हमारे पास, बहुत बहुत लिजिटिमेट और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स भी हैं, और हमने वो पॉइंट्स भी रखे हैं कि जहां पर आपकी सेवा पर इतना भी आंच नहीं आने पाएगा। हम तो प्रॉस और कॉन्स दोनों पे गए हैं, हम हेड और टेल दोनों पे गए हैं। अगर
यहाँ पे नहीं होता है तो वहां से आपके लिए जो है कि ऑप्शंस रखे हैं कि क्या हमारे लीगल्स और भी एल्बाई है जिसके लिए हम परस्यूएट कर सकते हैं, उसके लिए हमने पूरी तरीके से तैयारी की। बहुत मजबूत काउंटर समाज। बार बार हम कहते हैं 16 सालों का ये गैप है। इट्स ए टोटल यू कैन से वैक्यूम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टू द अफेक्टेड वन टीचर। 28 राज्यों में इतनी बड़ी चीज अगर मैंडेट कर ली है, और क्या 28 राज्यों के शिक्षकों को कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी सरकार ने नहीं किया? मान लीजिए एक राज्य ने नहीं किया, 2 राज्य ने नहीं किया, 3 राज्य ने किया, 28 राज्य की राज्य सरकारें, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो मैंडेमस की बात कहते हैं, वेयर देयर इज ए फेल्योर ऑफ कंप्लायंस ऑफ एनी ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट और दैट एनी टाइप ऑफ any law that has been formed by the legislature has not been applied, has not been executed, has not been informed by anyhow to the affected one, then who would be accountable for that? कौन accountable होगा? Who would be accountable for that? It would surely the government, the state government would be accountable for that. The state government is accountable होगी। अगर 16 सालों में if there has been created a large vacuum of miscommunication before the government, before the enactment of this RT Act and the applicability and the mandation of the state mandation assuring by the affected one teacher, there is a huge communication gap between this. So who would be accountable for that? The state government of 28 state government has been supposed to be the culprit and accountable for all that miscommunication and amendments that has been done between these 16 years. तो हम उसके लिए भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं। जाहिर सी बात है कि जब ये इनेक्टमेंट हुआ उसके पहले के लोगों के लिए, उसके बाद के लिए है नहीं। बहुत बात आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो जो अमेंडमेंट 2017 का है, उस अमेंडमेंट में अगर एप्लीकेबिलिटी हमारी है दैट द टीचर प्रायर हु हैज बीन अपॉइंटेड बिफोर दिस इनेक्टमेंट ऑफ आरटी एक्ट, तो अगर ये तो फिर 2019 में हम नॉट एलिजिबल हो गए 7 सालों से। ऐसा होता है। यहाँ महानिदेशक साहब का लेटर आता है, मैं अपने स्टेट की बात कहूंगा, कि आज बच्चों को चिक्की खिलाना है दोपहर में, आज बच्चों को हलवा खिलाना है, आज चीनी कम डालना है, आज दूध ज्यादा डालना है, आज खिचड़ी खिलाना है, आज पोहा खिलाना है, आज कुर्सी पे इधर बैठना है, आज कुर्सी पे उधर बैठना है, हाँ, आज दिन भर 2 घंटे खड़े होकर पढ़ाना है। 1 घंटे में सर्कुलेट हो जाता है ऑर्डर, 1 घंटे में, विद इन 1 आवर ऑल द particulars, all the feature of any order has been assured by all the single teacher of every basic school of Uttar Pradesh or the any other region. जब महानिदेशक साहब का, डीजी साहब का लेटर आता है उस दिन के लिए, तो सुबह खोल के हम लोग देखते हैं तो वो पूरे दिन के लिए हो, सभी लोग जान जाते हैं आज ये करना है, आज हमारा जो है ये होगा, आज हमारा जो रूटीन होगा वो हमारा ये होगा। और इतना बड़ा वो हो गया, और वो हमको कोर्ट के माध्यम से पता चलेगा कि we had been supposed to give the TET examination before 16 years ago. 16 साल पहले हमारे लिए it has been made compulsory for all the teacher who has been appointed prior to this enactment of act. 16 साल पहले जो टीचर नियुक्त हुए उनके लिए ये अनिवार्य हो गया और हमको पता ही नहीं। Is it a comedy of error? ये कॉमेडी ऑफ एरर है? हाँ, कॉमेडी ऑफ एरर तो है नहीं। ये 25 लाख शिक्षकों का आजीविका का मसला है। इट इज समवॉट दैट हैज बीन गिवन सो इजीली एंड सो स्लिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वी वुड आल्सो गो फॉर दैट। हम इस पे भी जाएंगे। वी वुड नॉट लेफ्ट एनी ऑप्शंस वी आर हैविंग अवेलेबल फॉर दैट। हम किसी भी ऑप्शंस के जो हमारे पास अवेलेबल है, वी वुड नॉट लेट एनीथिंग लेफ्ट फॉर दैट। हम नहीं छोड़ेंगे कुछ। इज इट समथिंग कॉमेडी ऑफ एरर? 16 साल से आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो हमारे लिए है ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी कहाँ गया? हम अकाउंटेबल बनाएंगे आपको, हम स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी संख्या प्रभावित हुई है और सारे स्टेट्स के जो जिनको सीईओ कहते हैं, सीईओ का मतलब जो मुख्य सचिव है ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी एमएनसी कंपनी में सीईओ होते हैं, उसी तरीके से सरकार में उनके जो सीईओ होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। क्या रोज के लेटर्स आ रहे हैं और शिक्षकों की नौकरी से जुड़े लेटर को आप इशू नहीं करा सकते थे कि उनकी आजीविका के लिए 1 सितंबर 2025 को फैसला आएगा, तभी वो जानेंगे कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। उनको 2 साल का समय डेडलाइन दिया गया। इस समवॉट ए जोक, क्या ये जोक है? इट्स द मैटर ऑफ द फैमिली ऑफ 22.5 मिलियन टीचर।
ये 25 लाख शिक्षकों की नौकरी सवाल है। दे आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, दे आर पेइंग द टैक्स, they are following the rule given by the government, they are following the rule that has been mandated by the honorable parliament, that has all the teacher, all the citizen has been following all the rules that has been mandated by the honorable supreme court. Who would take the responsibility? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? 16 सालों से आपको पता नहीं। कहने का मतलब है आपके पास बहुत ही नेचुरल ग्राउंड है, लीगल ग्राउंड है, हमने सारे ये है। अभी तो मैंने एक वानगी बताई है आपको, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसपे अभी आप ये सोचिए कि जो मृतक आश्रित शिक्षक नियुक्त होते हैं, आप सोचिए जो आश्रित शिक्षक है, मृतक आश्रित शिक्षक, हु हैज बीन गिवन ए कंपनसेटिव जॉब, है ना, फॉर द अनटाइमली डिवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स, जो उनको दिया गया है, क्या उनसे आप छीन लेंगे? इट इज नॉट समथिंग दैट इज समवॉट a negligence of the rights, the basic rights of a person who has been given a job by the device of their parents, and you would take this job by this order. ऑनरेबल कोर्ट का तो हम जो है कि सम्मान करके जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? सरकार जो इस नियम को बनाती है, सरकार ने जब अगर लाया है, सबसे बड़ी बात की सरकार, जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार बोल रही है अभी कोर्ट के रिव्यू में मामला है, तो सरकार अभी किसी भी तरीके के कंटेम्प्ट से बचने के लिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बना कह रही। ये आप बात समझिए, सरकार की मजबूरी है। लेकिन हम जो एक तरीके का प्रिजम्पशन है लोगों में कि कह रहे हैं कि ये जो है 2017 का अमेंडमेंट इसलिए हुआ है कि वो जो भी टीचर हैं पहले के उनके लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो टीचर अपॉइंट हुए हैं 2010 के बाद, 23 के बाद और 29/7/2011 अमेंडेड फॉर्म के बाद जो भी टीचर की नियुक्ति हुई है, उत्तर प्रदेश में 29/7/11, कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 और महाराष्ट्र में आरटी एक्ट लागू हुआ है 13 फरवरी 2013। तीनों याद कर लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो डेट है दैट इज द कट ऑफ डेट, 29/7/11, ये हमारे प्रेयर का पॉइंट्स है, जो डिमार्केटिव डेट है। कश्मीर में ये 31 अक्टूबर 2019 है। प्रीतम जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एनवीएफ चेयरमैन जम्मू, आपके यहाँ जो कट ऑफ डेट है वो क्या है? 2019। और महाराष्ट्र में ये डेट है 13 फरवरी 2013। तो इस डेट पे जो है वो कट ऑफ डेट है। इसी डेट पे जो है कि आप एमए कर सकते हैं। कहने का मतलब जो कश्मीर और महाराष्ट्र अगर 2011 से 13 के बीच में आता है और कश्मीर 2019 से लेके 2011 के बीच में आता है, तो दे वुड गो फॉर द मिसलेनियस एप्लीकेशन। दे आर हैविंग द लीगल ऑप्शन टू गो एंड फाइल ए मिसलेनियस एप्लीकेशन। लेकिन वही कश्मीर अगर 29/7/11 के पहले है, भारत के जो भी रीजन है वहां के टीचर अफेक्टेड है, अगर 29/11 के पहले है, दे वुड कैन एडजॉइन द रिव्यू पिटिशन विथ अस। वो हमारे रिव्यू पिटिशन में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए प्लीडर, ठीक है। वो हम बताते भी हैं। क्या लग रहा है भैया आपको? सर हमें लग रहा है पहली तारीख, हाँ बिल्कुल मिलेगी। ये आपने अच्छी बात की। पहली तारीख को देखिए हमने आपको बताया था कि हमारी असली लड़ाई तो ओरल हियरिंग की है। बात समझिए, हमारी लड़ाई ओरल हियरिंग की है। 51 आई हैव गिवन द सेगमेंटेशन ऑफ 51/49। मैंने सेगमेंटेशन दिया है। हमारी लड़ाई दो हिस्से में है। हमारी लड़ाई एक 51 और एक 49। द फर्स्ट वन हु इज कैरी a portion of 51 that is related to the oral hearing. The second one that is carrying a portion of 49 that is related to the judgment that would be adoptable, that would be surely given by the honorable court in later on when the procedure would be commenced, जब आएगा। कहने मतलब 51% एक ओरल हियरिंग की हमारी लड़ाई। अब मैं आता हूं अपने आज की मीटिंग पे। सारी बातें हुई हैं। आज डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ एओआर साहब की मीटिंग थी। 2-3 दिन पहले हमने मेंशन मेमो भी कराया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में इसमें डिले क्यों हो रहा है। 24 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस से मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरी वीडियो को आप ध्यान से उसमें भी फ्लैशबैक में देख सकते हैं, फिर से एक रिमाइंडर के तौर पर। मैंने उसमें 2 बातें कही थी, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, उसमें जाके भी आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने 2 बातें कही थी। पहली बात तो ये कहती कि ऑफिस सीट हैज बीन अपडेटेड। वो अपडेटेड हो चुका है और इट इज आल्सो बीइंग अपडेटेड, अपडेट हो भी रहा है। और आप देखे होंगे कि जब वो अंजुमन तालीम का जो 2 रीट पिटीशन, जिसमें एक शिक्षक महासंघ
और छाया विद्याधर दांडले का जो मैटर जो ज्वाइन किया गया, जिसमें रजिस्ट्रार 1 कोर्ट में उसके डॉक्यूमेंटेशन की डेट पड़ी हुई थी, उसमें 2 अप्रैल के दिन। तो वो मैंने कहा था, उसमें आप देखेंगे तो आपके सारे जो रिव्यू पिटिशंस हैं, वो सारे रिव्यू पिटिशंस वो वास्तव में मेंशन हो रहे हैं। आप ध्यान से, मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा इसमें कमेंट बॉक्स में, वो सारे रिव्यू पिटिशन शेयर हो रहे हैं। हमारा जो 1576/2025 है और 15820/2026 है, दोनों रिव्यू पिटिशन वो शो हो रही है। उसके अलावा जो दिल्ली का रिव्यू पिटिशन है वो पंजाब का है, और हमने 5 रिव्यू पिटिशन करे हैं, वो सारे शो हो रहे हैं और दे आर एक्चुअली डिफेक्टलेस, वो डिफेक्टलेस भी है। हम उस पर भी आएंगे, डिफेक्ट पे भी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 2 बातें कही थी। एक तो ये कि 24 मार्च को मैंने कहा था कि आपकी ऑफिस सीट तैयार हो रही है पिटिशन की, और इट इज मोस्ट प्रोबेबल दैट द टेंटेटिव लिस्टिंग डेट वुड बी द फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल। मैंने ये एक बात कही थी, और अप्रैल की फर्स्ट वीक में मोमेंटम आ भी जाएगा, ये भी मैंने कहा था। वो आया भी, लेकिन हमारे रिव्यू पिटिशन को लेकर नहीं आया। क्यों नहीं आया उसमें मैं, दूसरी बात मैंने कही थी, जब मैंने एक मध्य प्रदेश से जो है कि रिव्यू पिटिशन हुआ था जगदीश यादव जी का, मैंने उनकी मदद की, वो करवाया। प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश सरकार में, मध्य प्रदेश संगठन में, और उनका राज्य शिक्षक संगठन है मध्य प्रदेश, वहां पर वो जो है उनका मैंने मदद किया। तो मैंने कहा था कि अब कोई भी किसी तरीके के रिव्यू पिटिशन फाइल मत करिए, क्योंकि आपकी सीट बार बार डिस्टर्ब हो रही है, उससे आपकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो पोस्टपोन हो रही है। ठीक है, उस समय ये रिव्यू पिटिशंस मेरे ख्याल से 43 थे, अब 44वां कोई और हुआ है, तो उसमें 43 थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि रिव्यू पिटिशंस और आने लगे। अभी माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जो मध्य प्रदेश सरकार, उनका भी आ रहा, उनका स्टेटमेंट क्या है कि हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, हम विचार कर रहे हैं रिव्यू पिटिशन में। एक तो 6 महीने बीत गए, 7वां महीना चल रहा है, 180 दिन से ज्यादा हो गए, आज हो गए 10 तारीख, 190 दिन हो गए। 190 दिन में अभी अगर आप विचार करेंगे तो ये शिक्षकों के लिए सही है। हम पैनिक की बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि कोर्ट का भी एक टाइम का डिसिप्लिन होता है, और सरकार को तो टाइम का डिसिप्लिन मेंटेन करना ही चाहिए। सरकार नहीं करेगी, संगठन नहीं करेगा। हमारे शिक्षक 6 महीने से परेशान है, हम पहले दिन से इस लड़ाई में लगे हुए हैं। हम कुछ लोग हम लोगों को वो भी कहे कि अरे अभी पता नहीं रिव्यू होगा कि नहीं होगा, क्या इतना जरूरत है वकील करने की, क्या इतना जरूरत है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग वो हैं जो पहले तैयारी करके चलते हैं, परीक्षा की रात में पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, हमारा होमवर्क बहुत मजबूत है, इसलिए लीगल टीम आज देश की टीम बनी हुई है। लीगल टीम देश की टीम इसलिए क्योंकि हमारी जो तैयारी, जो होमवर्क है, वो बहुत कंक्रीट है, बहुत मजबूत है, प्रेयर मजबूत है। हमने एक एक दिन, एक एक क्षण दिया है इस लड़ाई में, इस मुहिम में। इट इज समथिंग दैट इज बाइंडिंग विथ आवर इमोशन, ये हमारे इमोशन से जुड़ा है। सांस लेने के बाद 10 सेकेंड job for us after the respiration is doing the best of option to give our commitment to this campaign। सांस लेने के बाद दूसरा कमिटमेंट ये होता है कि इस कैंपेन में हम क्या जुटा सकते हैं, क्या किस तरह की बातें और ट्रेन में जोड़ सकते हैं, क्या क्या हम और बातें रख सकते हैं, किस तरीके से अपने जो शिक्षक हैं उनको हम किस तरीके से उनको मजबूत करें, उनको बताएं कि आपकी इस लड़ाई में कुछ भी निगेटिव नहीं होने जा रहा है, आप जीतेंगे, आप हौसला बनाए रखिए। बार बार ये बात कहते हैं, हम तीनों लोग कहते हैं, हम कहते हैं, राजेश जी कहते हैं, अमित जी कहते हैं, बार बार ये क्यों कहते हैं कि आपको हौसला बनाए रखना। ये हौसले की लड़ाई है, ये धैर्य की लड़ाई है। तो कहने का मतलब है कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा, तो मेरा वो इरोनिकली एक मैंने देखिए उस पर स्लैश लगाया था, विचार कर रही है, मेरा आप पोस्ट पढ़िएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये आप विचार कर रहे हैं, 2 महीना और समय लेंगे आप। 25 लाख शिक्षकों का आजीविका का मसला है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इससे कुछ प्रभावित नहीं होने वाला है। जो अब मैं आ रहा हूं, अब जिस बिंदु पे आ रहा हूं, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से क्या बात हुई, बात बहुत अच्छी हुई है, और उन्होंने एश्योर किया है। जब हमारे एवार साहब ने दिया था, और मेंशन मेमो भी उनको रिसीव कराया गया था, उस मेंशन मेमो पे और जो बात हुई, उन्होंने ये कहा, जो एवार साहब कहे थे, उन्होंने कहा सर इट्स ए पैन इंडिया मैटर and lots of review petition has been filed so far since the 1st September 2025, and all the teacher of across the India has been persuading the justice and they are eagerly waiting for the tentative listing date। तो उन्होंने ये कहा, उनका ये था, हमारे जो काउंसिल थे उनका ये था, तो उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटिशन अभी तो लगातार आ ही रही है, और हमारी ऑफिस सीट मैं आपको बता दूं, एक बार जनवरी 12 को बनी,
एक बार आपकी 13 फरवरी को बनी, और एक बार अभी मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च को बनी। 24 मार्च को मैं गया था, वहां पर आपको बताया था। 3 बार ऑफिस सीट बन के क्या हुई है, अपडेट हुई है, रिवाइज हुई है। 3 बार, नॉट अ सिंगल टाइम। इट हैज बीन अपडेटेड 3 टाइम्स द ऑफिस सीट। इतना दिन नहीं लगता। कोई भी केस रिव्यू पिटीशन के लिए 90 दिन दिए जाते हैं, उतना दिन कभी भी नहीं लगता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब ये स्टेट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो इनके पास बहुत सारे लीगल ऐसे ऑप्शंस होते हैं एप्लीकेशन देके कि हमारे रिव्यू को सुना जाए, तो वो क्लब अप करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, अब मसले पे आता हूं, उन्होंने ये कहा कि हम अप्रैल में ही इसको लिस्टिंग करने जा रहे हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है डिप्टी रजिस्ट्रार का सुप्रीम कोर्ट। दिस इज समथिंग वेरी, you can say satisfactory statement, something very soothing statement made by the deputy registrar of the Supreme Court. उन्होंने कहा कि हम अप्रैल में, इस महीने में ही हम, अब जाहिर सी बात है कि ओरल हियरिंग के लिए जाएगा, तो उन्होंने कहा कि एक प्रोसीजर होता है, चैम्बर में पहले लिस्टिंग होती है, वहां से फिर कंसेंट करके हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहले हम इसी महीने में, अप्रैल महीने में ही चैम्बर लिस्टिंग के लिए हम इसको भेज देंगे। और उन्होंने कहा कि ये पूरे चांसेस है अप्रैल में। अब सरकार आ रही है एमपी की, ठीक है, वो क्लब अप हो जाएगी, और कोई फर्दर इसमें रिव्यू पिटिशंस नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब है अप्रैल आपके लिए, आप देख ही रहे होंगे कि पहली अप्रैल से ही इस केस में, ठीक है, कुछ एडजॉइनिंग केसेस आ रहे हैं, कुछ रीट पिटिशंस आ रही हैं, कुछ जो पहले के आर्टिकल 30 के अल्पसंख्यक मामलों का जो मसला है उसके साथ, जो कोर्ट नंबर रजिस्ट्रार कोर्ट 1 में था। तो कहने का मतलब है कि मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड, है ना, वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। अप्रैल में आपको निश्चित तौर पर अपने केस की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट आ जाएगी, इसके लिए आप एश्योर रहिए। और इस बार 7 हफ्ते की छुट्टी नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। 20 मई से 30 जून तक छुट्टी नहीं हो रही है। हो सकता है कि कुछ बाद में आ जाए, लेकिन अभी की जो सूचना फिलहाल मेरे पास जो है, जो वहां से रिसोर्सेज जो है उससे जो मिला है, वो सूचना ये है कि इस बार 30 मई तक सुप्रीम कोर्ट खुला रहेगा। ये 2017 का कोई हड्डी नहीं है। 2017 का अमेंडमेंट आपके लिए है ही नहीं है। 2017 का अमेंडमेंट वास्तव में 2001 के द्वारा नियुक्त जो टीचर है उनकी प्रोफेशनल डिग्री से जुड़ा हुआ था, और उसमें उन टीचर की बात कही गई थी जो 23 अगस्त 2010 के और 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं। उनके लिए 23/1, आप जाहिर सी बात है कि जब रेट्रोस्पेक्टिव बात नहीं होगी, जब वो अपने नोटिफिकेशन में 29/7/11 नोटिफिकेशन में ये मानते हैं कि टेट एक न्यूनतम योग्यता होगी, हम तो उसमें भी लड़ेंगे कि टेट को हम योग्यता मानते हैं या एलिजिबिलिटी मानते हैं, क्वालिफिकेशन मानते हैं, एलिजिबिलिटी मानते हैं। हमारे प्रेयर के ये भी पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम जाएंगे। 2017 का अमेंडमेंट अगर आपके लिए होता, ठीक है, आप किसका ये प्रश्न था, तो आपको बता दूं मैं कि तब तो आप 2019 31 मार्च को नॉट एलिजिबल हो जाते। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे तब आपको जानकारी होनी चाहिए। अरे कैसे जानकारी होनी चाहिए? हमको तो जानकारी रोज सरकार देती है कि अब आपको ये करना है। जैसे अभी सरकार कह रही है 69,000 वालों के लिए ट्रेनिंग करा रही है ना, ब्रिज कोर्स करा रही है 69,000 वालों के लिए, अपॉइंटमेंट के बाद करा रही है। वास्तव में अपॉइंटमेंट के बाद करा रही है उनकी ट्रेनिंग। पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीचर नियुक्त होने के बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। कौन सी ट्रेनिंग? सिलेक्शन में जो सबसे अनिवार्य चीज है, जो होना चाहिए, जो ब्रिजिंग होती है, ब्रिज कोर्स होता है, वो अब करा रही है सिलेक्शन के बाद, और उसके पेमेंट भी दे रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या सरकार की जवाबदेही नहीं थी कि अगर हम 2019 31 मार्च को नॉट एलिजिबल हो जाए तो हमको इत्तला करे? यूपी गवर्नमेंट न करे, बिहार न करे, एमपी न करे, महाराष्ट्र न करे, उड़ीसा न करे, तेलंगाना न करे, कोई नहीं करेगा। हाँ 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 प्रशांत त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं आप, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, सालू साहब की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं, थोड़ा वो एक्टिव भी नहीं है इस समय उस तरीके से, और थोड़ी सी कुछ इस तरीके की जियोग्राफिकल कंडीशन भी हमारे अडॉप्टेबल नहीं है। नहीं तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू अफोर्ड इट, उसकी भी प्रयास हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन वही तो जनरलाइज हुआ है। उस समय तो काउंटर में कोई बोलने के लिए नहीं था ना। आप समझिए कि जब आप काउंटर करने के लिए आपके काउंसल्स नहीं है वास्तव में, तो फिर किस तरीके से माना जाए? हम तो रेट्रोस्पेक्टिव बात करेंगे ना। अगर हम मान भी लेते हैं 2017 का अमेंडमेंट हमारे लिए है, तो वो किसके अकॉर्डिंग है? वो 2010 के जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है ना, उसके पहले के लोगों पे तो लागू होगा नहीं।
जो उत्तर प्रदेश में 29/11 के पहले के लोगों पे तो लागू होगा नहीं। हम दोनों तरफ से, एक तो हमारे लिए है नहीं, और अगर है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है, उसकी भी तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की सुनवाई? कौन करेगा? अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है 29/11 के पहले अपॉइंटेड टीचरों के लिए पैरा 5 में एग्जाम्पशन की बात आपने कही है, और अगर कहीं से वो मीनवाइल सारे जुडिशियल प्रोसीजर में वो कहीं न कहीं से नेग्लिजेंस हुआ, वो मेंटेन नहीं किया जा सका, वो बताया नहीं जा सका, तो वो अब बताया जाएगा ओरल हियरिंग, है ना? वो ओरल हियरिंग में बताया जाएगा। हम तो दोनों बात कर रहे हैं, 17 अमेंडमेंट है तो भी, नहीं है तो भी, दोनों पर लड़ाई होगी। है तो फिर 7 सालों का ये गैप है, हु वुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, उसकी बात करेंगे। और अगर नहीं है, ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं, सॉरी, अगर नहीं है तो आप ये बताइए कि वो तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव जो भी टीचर उनको उससे मुक्त होना चाहिए। आप 29/11 के पहले जो नियुक्त हैं, तो हम दोनों पॉइंट्स पे आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप लीगली बहुत सही होते हैं, लेकिन मीनवाइल जो प्रोसीजर में अगर आप कोर्ट में एफिडेविशन नहीं देते हैं, कोर्ट में आप अपने पार्ट नहीं करते, तो स्कार्सिटी ऑफ एविडेंस एनी जजमेंट कैन बी मेड। एविडेंस और टेस्टिमोनियल फॉर scarcity of any evidence, scarcity of any documents, scarcity of any testimonial, any judgment can be deviated, any judgment can be found. तो हम तो यही कहते हैं, वी हैव नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ जस्टिस, वी हैव गिवन ओनली जजमेंट। हमको जजमेंट में जस्टिस नहीं मिला है, हमको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारे पॉइंट्स रखने चाहिए। हमारे काउंसिल इसीलिए तो हमने जो है कि फेस वैल्यू के काउंसिल्स किए हैं। वो किस लिए किए हैं? वो इसीलिए किए हैं कि हमारे अब पॉइंट्स को रखा जाएगा, कहां पर विधि के समझ समानता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्यों नहीं हमको नोटिस किया गया, क्यों नहीं बताया गया, आर्टिकल 30 के मैटर पे क्यों नहीं हमको विधि समझ समानता के अधिकार के लिए हमको कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों लागू किया गया, जबकि आरटी एक्ट में साफ लिखा है कि इसके पहले के पैरा 5 में सभी जो विज्ञापन है वो यथावत जारी रहेंगे। उनके द्वारा नियुक्त विधि शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट अनिवार्य नहीं है, अगर हम इसको एलैबोरेट फॉर्म में पढ़ते हैं तो, है ना? तो कहने का मतलब है आपकी लड़ाई बिल्कुल, इसको कहते हैं ओपन एंड शट है। ओपन एंड शट का मतलब क्या होता है कि ओरल हियरिंग में जैसे ही हमारा ये मसला जाएगा, हमारे सीनियर प्रेस्टिजियस फेस वैल्यू काउंसिल इसमें ऐसी जबरदस्त प्लेडिंग करेंगे कि सारे जो भी हमारे शिक्षक है पूरे देश के, उनको निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। हम उसके लिए बिल्कुल, और मैंने आपसे कहा ना कि थर्ड पार्टी एश्योरेंस हम नहीं दे रहे हैं, हमने खुद बात की है, हम खुद वकील साहब के सामने सारी ब्रीफिंग रखे हैं, सॉरी, हमने रखा है। फिर हम उसके पहले भी जब हियरिंग होगी उसके पहले भी हम उनके साथ हमारी एक ब्रीफ मीट होगी, इसी मसले पर होगी। तो कहने का मतलब है यू डू नॉट supposed to have any type of unrelaxing, any type of panicness, any type of restlessness, because when the oral hearing would be commenced, our adoptable decision would be there for all the teachers. जब भी शुरू होगा, हमको पहली हियरिंग में ये हो सकता है आपको स्टेटस क्यों मिल जाए, पहली हियरिंग में ये हो सकता है आपको बहुत सारे जो एक तो जो हियरिंग आपकी वास्तव में जैसे ही कमेंस होती है, आपकी रिपिटिशंस जो है जितने भी क्लब होंगे, अगर वो आपको एक्सेप्ट हो जाती है तो वहीं से जो आपकी डेडलाइन 2 साल की है वो रूल आउट हो जाती है, पूरी तरीके से रूल आउट होती है। उसमें फिर कोई भी डेडलाइन का इशू रह ही नहीं जाता है। सिंस द फर्स्ट डे ऑफ आवर प्रोसीजर दैट वुड बी कमेंस्ड, द डेडलाइन ऑफ 2 ईयर वुड एक्चुअली रूल आउट हो जाएगा, उसका कोई मसला बनेगा ही नहीं। तो ये सारे बिंदु हैं, अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और हम इसके लिए लगे हैं। बिल्कुल मिलेगी टेट से मुक्ति, उसके लिए हम लगे हैं, दिन रात लगे हैं, 100% मिलेगी। पॉइंट्स बढ़े, बस हमने कहा ना 51% हमारी ओरल हियरिंग की लड़ाई है, और वो ओरल हियरिंग होने जा रही है। 49% तो हमारा है प्रेयर, वो तो हम मजबूत रखे। हमने कोई भी ऐसा काउंसिल नहीं खड़ा किया है, हमने बहुत ही प्रेस्टिजियस काउंसिल खड़ा किया है अपने देश के शिक्षकों के लिए। हमें चिंता है पूरे देश के शिक्षकों के लिए, उनकी नौकरी की, उनके परिवार की, उनके बच्चों के सपनों की चिंता है, उनके माँ बाप की दवाई की चिंता है, अधेड़ उम्र में पहुंचे उन शिक्षकों की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है। बहुत शिक्षक परेशान रहते हैं, सर 55 साल हो गया, 56 साल हो गया, उनके बिल्कुल सब सही होगा। केवल केस की हियरिंग सुनवाई में आने दीजिए, सारे
जो 8 स्टेट्स आए हैं, जो उनके एडवोकेट जनरल आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं, उनके पास भी कुछ है तभी वो आए। वोटर अधिनियम का पहली बार इतने सारे स्टेट्स की रिव्यू पिटिशन में आए हैं, 44 रिव्यू पिटिशन हुए हैं, और इतने बड़े शिक्षकों की संख्या के शिक्षकों का मामला है, तो कोर्ट जरूर ओरल हियरिंग करेगा और निश्चित तौर पे हमको हमारी राहत मिलेगी। तो ये सारे मसले थे। अब एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि रिव्यू पिटिशन कश्मीर को छोड़ के, कश्मीर का मैटर कुछ अलग है क्योंकि वो आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ था, और जो भी स्टेट्स हैं कृपया करके रिव्यू में ना आए, और बार बार आने से फिर ऑफिस से डिस्टर्ब होगी, फिर हमारी डेट हो रही है। फिलहाल तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा है कि आपकी डेट अप्रैल में निश्चित तौर पे मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक अर्ज है, मेरी एक विनती है, मेरी एक बहुत विनम्र प्रार्थना है सभी से कि अब जो भी रिपिटिशन हो चुके हैं, आप कोई फर्दर रिपिटिशन मत करिए, और किसी तरीके के प्रयोगात्मक कोई भी किसी तरीके के प्रेस रीड या पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में कोई भी इंटीमेशन मत रखिए। ये कोर्ट के सेंटीमेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, कोर्ट के केस के मेरिट को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, किसी तरीके से बेंच को भी इरिटेट कर रहा है। हम उस चीज को नहीं चाहते हैं होना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो है नेचुरल फिनोमेना बने केस की हियरिंग का, उसमें स्पॉन्टेनियस फिनोमेना बने इसको लेकर। हम वही चाहते हैं कि एक नेचुरल फिनोमेना बने, जिससे केस में हमारे लेजिटिमेट लॉजिकल पॉइंट्स को मानी बेंच द्वारा सुना जाए, और हमारे पॉइंट्स को जब सीनियर काउंसिल्स रखेंगे तो उसका संज्ञान कोर्ट ले, और सभी 25 लाख के साथ तरह संज्ञान और सामान्यकृत न्याय हो सकता है। जी बिल्कुल, टेट से मुक्ति मिलेगी, सभी को मिलेगी। और आज की यही है कि रजिस्ट्रार साहब ने कहा है कि अप्रैल में हम जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी तरीके का कोई भी पैनिक, कुछ भी बीपी फ्लक्चुएट मत करिए, या कुछ भी घबराने की जरूरत है। पूरी नींद लीजिए, खाइए पीजिए। एक दिन जब वो आएगा ना, तो आप लोग सोचेंगे कि हम लोग क्यों परेशान थे। वो ओवरनाइट चेंजेस आएंगे। जैसे एक दिन आया ना, आपने पढ़ा था प्राइवेट बिल के बारे में, कई लोग को जब नहीं पता चला तो कह गया अरे बिल आ गया राज्यसभा में, अब तो हो गया काम, अब तो इस लीगल लड़ाई की जरूरत भी नहीं है। बहुत लोगों ने ये भी कहा, लेकिन जब सोचिए आधी रात में सारा सेंटीमेंट बदल गया। एक रात में ही, आधी रात में जब सबने सुना, अगले दिन सब लोगों ने कहा कि अरे यार अब तो सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा। तो इसी तरीके से ओवरनाइट आप देखेंगे जब हमारी पहली हेयरिंग होगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहली हेयरिंग से आपको लगेगा कि वो जो हमारा जो बुरा वक्त था बीत गया, जो हमने बहुत तनाव लिया, बहुत परेशानी में बिताया, और बहुत बेचैनी में बिताया, और वास्तव में तो कोई दिक्कत, तो हम उसी के लिए आपको बांधे हुए हैं, उसी के लिए आपको हौसला दिए हुए, उसी के लिए आपको हिम्मत दिए हुए हैं, उसी तरीके से एक अम्ब्रेला प्रोवाइड किए हैं। ये लीगल टीम जुडिशियल अम्ब्रेला नहीं प्रोवाइड कर रही, ये एक इमोशन अम्ब्रेला भी दे रही है कि हमारा हर शिक्षक साथी हमारा भाई है, हमारी हर एक शिक्षिका हमारी बहन है, और हम एक परिवार की तरह इस विपदा में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं, और निश्चित तौर पर इस मसले से हम उभरेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। ये कश्मीर के भी शिक्षक साथी सुन लें, ये कन्याकुमारी के भी शिक्षक साथी सुन लें, ये अंडमान निकोबार के भी शिक्षक साथी सुन लें। अभी मेघालय से भी एक हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं, वहां सरकार गई है लेकिन वो शिक्षक साथी जुड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आपकी लीगल टीम दिन रात लगी है। हमारा पूरा तो दिन इसी में निकल जाता है। हमारे काउंसिल से बात होती रहती है, बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स हैं जो अब जान गए हैं, तो वो बात भी करते हैं और वो एडवाइस भी देते हैं। अभी बात भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा, कुछ पॉइंट्स बताया, तो हम बहुत ही हम्बली सुनते भी हैं, और आपकी लीगल टीम को बहुत सीरियसली लेते हैं लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जो अच्छे अच्छे काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के, वो सीरियसली ले रहे हैं। वो जो है कि बात करना चाहते हैं, बात करते भी हैं। अभी मेरी कुछ दिन पहले बात भी हुई, तो कहने का मतलब है कि आपकी लीगल टीम आपके दम पर है। आपने 25 लाख शिक्षकों के दम पे आपने लीगल टीम को जो एक्सेप्टेंस दी है, लीगल टीम को जो आप लोगों ने अपना मोटिवेशन दिया है, जो हमारे लीगल टीम पैनल के सदस्य हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं इस लीगल टीम को जो है कि मजबूत करने में, जो और हमारे सदस्य हैं, जो हमारे जौनपुर की टीम है, जो उत्तर प्रदेश की टीम है, जो मध्य प्रदेश की टीम है, चाहे कश्मीर की टीम है, चाहे हिमाचल की टीम है, हितेंद्र सासी जी, चाहे दिल्ली की टीम है, जो भी टीम है लगी रहती है दिन भर। तो अब आपको लोग बहुत सिलसिले रहे, और ये भी जानना है कि देश में एकमात्र लीगल टीम ही है जो इस संघर्ष को मजबूती के साथ, विधिवत और एक डोमिनेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है, और निश्चित तौर पर प्रदेश शिक्षकों को न्याय भी दिलाएगी। ये सबका भरोसा है, और इस भरोसे पे हम बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा,
प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, ठीक है, तो जरूर हम अपने इस मुहिम में सफल होंगे। हमारे जो भी शिक्षक साथी भाई हैं, जो भी हैं, उनकी नौकरी आज सुरक्षित है और कल भी सुरक्षित रहे, उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। हमारे सभी शिक्षक साथियों की जय हो। सभी शिक्षक साथी अपने घर के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी है, वो अल्टरनेट नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि यू आर अल्टरनेशन फॉर योर जॉब बट यू फॉर योर डिपार्टमेंट, बट यू आर नॉट एनी टाइप ऑफ अल्टरनेशन फॉर योर फैमिली। आप परिवार के लिए अल्टरनेट नहीं है। जॉब में तो आप हेडमास्टर रिटायर होंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, तो वर्थ योर सेल्फ, है ना। अपने आप को वर्थ करिए, अपने अपने आप को कीमत दीजिए कि आप कितने वर्थ हैं। ये जीवन बहुत कीमती है, इट इज वेरी प्रीसियस, लाइफ इज सो प्रीसियस, एवरी सिंगल मिनट इज मैटर मोस्ट। तो जीवन की हर घड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों में रहिए, अपने परिवार में रहिए, और संघर्ष के दिन है, संघर्ष के दिन बीतते हैं, बिल्कुल बीतते हैं। अच्छे अच्छे समय जब आ जाएंगे हमारे, तो हम फिर याद करेंगे कि ये भी एक संघर्ष का दौर था। हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कि ये संघर्ष का दौर था, हमने मिलके डट के लड़ के साथ में एक दूसरे का हौसला थामे इस लड़ाई को जीतने, बिल्कुल जीतेंगे। ये कोई आपको थर्ड पार्टी एश्योरेंस नहीं हम लोग दे रहे हैं। हम लोग सीनियर काउंसिल्स किए, हम लोगों ने केस को इंट्रोगेट किया है, केस को पूरी तरीके से हम लोगों ने एनालाइज किया है, समझा है, पॉइंट्स को समझा है, तब हम इतने डोमिनेटली इस बात को प्लीड करते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस। हम सोचते हैं कहां से कॉन्फिडेंस इतना लाते हैं, हम जान रहे हैं ना, वी हैव वेरी कीन एंड मैन्युटली एनालाइजिंग फॉर आवर केस। हमने बहुत मैन्युटली इसको एनालाइज किया है, इसलिए हम बहुत एश्योर हैं कि सारे डिटेल्स भी मैंने आपको दे दी। अब जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, 2 से 4 मिनट और मैं समय आपका कीमती समय आपका लूंगा। मैंने इतना समय लिया है कि अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं समराइज करता हूं। पहली बात, पीएलआई एंटरटेन मत करिए, रिपीटेशन मत करिए, रिव्यू के माध्यम से जो आना था आगे मत आइए। आपकी ऑफिस सीट डिस्टर्ब हो रही है, और मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि आना है तो जल्दी आ जाइए, ताकि हमारे लिए जो अभी ये 10 अप्रैल हो गया, 20 दिन बचा हुआ अप्रैल में, ताकि हमारी लिस्टिंग की डेट हमको मिल जाए। हम नहीं चाहते हमारे शिक्षक साथी किसी भी तरीके से वेट करें। गलत तो कुछ भी नहीं होने जा रहा, लेकिन हम टाइम को लेके भी बहुत डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि टाइम का भी डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए टाइम की बात रखनी चाहिए। तो उनको प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सभी जो भी, अगर आप टेंटेटिव कोई रिपीटिशन, तो हाथ जोड़ के ये मेरी विनती है आप लोगों से कि अब रिपीटिशन मत करिए, या अगर सरकार आ रही है तो आएगी तो मजबूती होगा, लेकिन जल्दी कर लीजिए। वो आप चाहेंगे तो आप कल ही कर सकते हैं, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन बार बार रिव्यू के लिए जो ऑफिस सीट डिस्टर्ब हो रही है, उससे हमारी जो है कि कमेंसमेंट ऑफ हियरिंग हमारी नहीं हो पा रही, वो शुरू ही नहीं हो पा रहा, जबकि मैंने जो बताया था कि वो पहले हफ्ते में निश्चित तौर पर शुरू हो जाए। नहीं नहीं, रिव्यू तो खारिज होगी सर, 44 रिव्यू है। आज पीआईएल क्यों खारिज हुई है? क्योंकि पीआईएल का कोई ग्राउंड ही नहीं था। जब आर्टिकल 32 में कहा गया है, नो एनी पीआईएल कुड बी फाइल्ड टू सेट असाइड द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफा रखने के लिए किसी भी तरीके के पीआईएल का समव्यवहार अपेक्षित नहीं है, मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, उसके क्या है लीगल प्रोसीजर, उसमें रिव्यू है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस में आइए ना, जो आपके पास अवेलेबल लीगल ऑप्शंस है, वो तो रिव्यू है ना डबल बेंच के ऑर्डर के बाद। तो आप क्यों किसी तरीके के प्रयोग में फंस रहे हैं? क्यों फ्रेश रीड डाल रहे हैं? क्यों चुनौती दे रहे हैं? है ना। तो कहने का मतलब है उस ऑप्शन पे आइए, और हम पूरी तरह श्योर हैं। अब जो भी आगे के डिटेल्स होंगी तो वो बताएंगे। जी दिलीप उपाध्याय जी, बिल्कुल बात करिए। नंबर मेरा है 7269045666। ये लीगल टीम का ऑफिशियल नंबर है। पूरे देश के कोई भी शिक्षक साथी बात कर सकता है मुझसे। नंबर फिर से मैं फ्लैश आउट कर रहा हूं, अभी लिख भी दूंगा इसमें कमेंट बॉक्स में, 7269045666। किसी भी तरह की बात हो, एनी टाइम आप बात कर सकते हैं। और एक क्षमा भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं, एक एक दिन में 700 800 1000 फोन आते हैं, तो उतना हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कॉल बैक करता हूं, अगर व्यस्त रहता हूं फिर कोशिश करता हूं कि कोई भी कॉल अनआंसर्ड ना रहे। मैं किसी भी कॉल को अनआंसर्ड नहीं रहे, फिर भी अभी अगर हो जाता है तो हाथ जोड़ के
पूरे देश के साथियों से माफी मांगता हूं अगर ऐसी कभी गलती हो जाती है कि जाने अनजाने में कि आपका फोन नहीं रिसीव हो पाता, तो मैं उसके लिए। हाँ, सजल देव जी का जी 14 अप्रैल को है, और 14 अप्रैल को खुला है, अम्बेडकर जयंती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुला है, वो अपडेट देंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, देखिए रिजवाइंडर दाखिल हुआ है, उस पर क्या है, उसमें किस तरीके से आगे के विषय आते हैं, लेकिन उसमें जो टेट मेंडेशन का जो विषय है, जो कॉन्फ़िगरेशन टेट मेंडेशन का उस केस में है, वो रिव्यू में सुनेगा। वो 2 बार कहा जा चुका है माननीय दीपंकर दत्ता जी द्वारा उसी केस में, त्रिपुरा केस की हियरिंग में। जाहिर सी बात है, उसको वो थोड़ा सा रिव्यू के लिए करेंगे, और रिव्यू के होने के नाते ही सुनवाई जो होनी है, उसी के नाते पीआईएल भी रूल आउट हो रही है, डिसमिस हो रही है, उसी नाते कोई भी प्रेस रीड भी वो एंटरटेन नहीं करेंगे। ये हमारा पहले से एजम्पशन था, वही हुआ भी, लीगल टीम जान रही थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, बिल्कुल एश्योर रहिए, आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको दिया जाएगा लीगल टीम के माध्यम से। हम देंगे, राजेश जी देंगे, अमित जी देंगे, जुड़े रहेंगे। लीगल टीम जिंदाबाद। बिल्कुल, आप लोग हैं तभी तो लीगल टीम जिंदाबाद है। आप लोगों ने आबाद किया है लीगल टीम को, देश के सभी शिक्षक साथियों ने आबाद किया है, उनका भरपूर प्यार मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, इतने कम समय में मिला है। इतने कम समय में इस राष्ट्रव्यापी टीम को जिस तरीके का स्नेह प्रेम आप लोगों ने दिया, उससे अभिभूत हैं हम लोग, और कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं आपके सम्मुख।